आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10वीं के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद को समझेंगे, वो भी बिल्कुल सिंपल इजी तरीके से समझेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं ना तो ये यूरोप में जो राष्ट्रवाद है आपको एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए एकदम सिंपल भाषा में हम लोग समझे कि ये राष्ट्रवाद जो है यूरोप में हुआ था, तो क्यों हुआ था और किन कारणों से ये हुआ था, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, ये जो यूरोप में राष्ट्रवाद ये चैप्टर का नाम है ना, तो ये यूरोप में राष्ट्रवाद कहाँ हुआ था, तो यूरोप में हुआ था। तो यूरोप क्या है, तो यूरोप जो है ना, यूरोप एक ये महादेश है। यूरोप क्या है, तो यूरोप एक महादेश है। अगर महादेशों की बात की जाए ना तो कुल महादेश जो है 7 है। महादेशों की संख्या 7 है, जिसमें ये यूरोप महादेश जो है 6वें नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, तो ये जो यूरोप महादेश है जिसके बारे में जिस महादेश में ये राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई थी सबसे पहले, तो ये 6वें नंबर पे ये महादेश आता है आपका। तो 6वें नंबर पे ये महादेश आता है। तो 1 नंबर पे कौन सा महादेश आता है, तो 1 नंबर पे आपका आता है एशिया महादेश। ये एशिया महादेश जो है ना विश्व का सबसे बड़ा महादेश है और ये 1 नंबर पे आता है क्रम के हिसाब से। अगर 2 नंबर की बात करें ना तो 2 नंबर पे आता है आपका अफ्रीका महादेश। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका महादेश, उत्तरी अमेरिका महादेश। और 4 नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आता है आपका दक्षिणी अमेरिका महादेश। और 5वें नंबर पे आता है अंटार्कटिका महादेश, अंटार्कटिका महादेश। और 6वें नंबर पे जो है ना, 6वें नंबर पे ये जो यूरोप में राष्ट्रवाद हम लोग जो चैप्टर का नाम पढ़ रहे हैं, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, ये 6वें नंबर पे यूरोप जो है, यूरोप महादेश 6वें नंबर पे आता है। और सबसे छोटा महादेश जो अंत में 7वें नंबर पे आता है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश। ठीक है, 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया महादेश सबसे छोटा महादेश है। तो ये राष्ट्रवाद जो हुआ है यूरोप में हुआ है। तो यूरोप चूँकि एक महादेश है, ये एक महादेश है और ये एक महादेश है। महादेश किसको कहते हैं, बहुत सारे देश को मिला करके एक महादेश बनता है। तो यूरोप एक महादेश है। तो इस महादेश के अंदर लगभग 44 देश आते हैं। इस यूरोप महादेश के अंदर 44 देश आते हैं। जैसे कि आपका इसमें आ जाएगा आपका जर्मनी, इसमें जर्मनी आता है, फ्रांस आ जाएगा, यूक्रेन आ जाएगा, इंग्लैंड आ जाएगा। इतने सारे मतलब लगभग 44 देश हैं इस यूरोप महादेश में। तो इस महादेश के यानी यूरोप महादेश के जो फ्रांस है ना, फ्रांस देश एक है। इस 44 देशों में से, इस यूरोप के 44 देशों में से एक देश है जिसका नाम है फ्रांस। इसी देश में, इस यूरोप महादेश के फ्रांस देश में ये सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना वहाँ के लोगों में जागृत हुई थी। कब जागृत हुई थी, तो 1789 ईस्वी में। ठीक है, 1789 ईस्वी में यूरोप के एक देश है जिसका नाम है फ्रांस, वहीं पे सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना 1789 ईस्वी में जागृत हुई थी। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना किस देश में, किस महादेश के किस देश में जागृत हुई, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कि फ्रांस देश में। या फिर ये भी आ सकता है यहाँ पे क्वेश्चन कि ये जो राष्ट्रवाद की जो भावना जो जागृत हुई थी किस ईस्वी में हुई थी और कहाँ हुई थी, तो 1789 ईस्वी में फ्रांस देश में हुई थी, यूरोप महादेश के फ्रांस देश में हुई थी। ठीक है, अब ये तो हो गया कि यहाँ पे हम लोग ये समझे केवल ये जो चैप्टर है इसमें ये जो यूरोप है इससे रिलेटेड कि यूरोप एक महादेश है और कितने महादेशों की संख्या कौन कितने नंबर पे आता है क्रम के हिसाब से हम लोग समझे। अब हम लोग समझेंगे कि ये राष्ट्रवाद क्या है और ये राष्ट्रवाद जो यूरोप में हुआ, यूरोप के फ्रांस देश में हुआ, तो इस राष्ट्रवाद का कारण क्या है होने का, राष्ट्रवाद क्यों हुआ, वहाँ पे क्या कारण था और इस राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, ये क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे राष्ट्र और वाद, राष्ट्र का मतलब क्या होता है, राष्ट्र का मतलब होता है देश, राष्ट्र का मतलब क्या हो गया देश, और वाद का मतलब हो जाएगा के प्रति, यानी देश के प्रति क्या होनी चाहिए आपके अंदर। अगर क्या है, राष्ट्र के प्रति अगर आपको प्रेम है, स्नेह है, प्रेम है, स्नेह है, आपको अपने राष्ट्र के प्रति, आप अपने राष्ट्र पे गर्व करते हैं, या फिर
आपको अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना है, तो इन्हीं सभी को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर ये सब हो, अपने राष्ट्र के प्रति वो प्रेम रखता हो, उस अपने राष्ट्र के प्रति उसमें स्नेह हो, गर्व की भावना हो, निष्ठा की भावना हो, तो इसी को क्या कहा जाता है, राष्ट्रवाद कहा जाता है। अगर सिंपली इसका परिभाषा देखें ना, तो हम कह सकते हैं देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं, अपने देश के प्रति स्नेह की भावना को, या फिर अपने देश के प्रति निष्ठा की भावना को ही क्या कहा जाता है, राष्ट्रवाद कहा जाता है। यहाँ पे सिंपल सा परिभाषा आप बता सकते हैं कि अपने, यहाँ पे अपने जोड़ सकते हैं, अपने देश के प्रति प्रेम, स्नेह, गर्व और निष्ठा की भावना को। राष्ट्र का मतलब क्या होगा, देश, और वाद का मतलब के प्रति, यानी अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहेंगे, अपने देश के प्रति स्नेह की भावना को राष्ट्रवाद कहेंगे, अपने देश के प्रति गर्व की भावना को राष्ट्रवाद कहेंगे, या फिर अपने देश के प्रति निष्ठा की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अपने देश के प्रति चिंता करता है, अपने देश के बारे में सोचता है, इसका मतलब उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना है। और वह जो व्यक्ति होता है ना, जिसके अंदर ये राष्ट्रवाद की भावना जगती है, उस व्यक्ति को राष्ट्रवादी कहा जाता है। अभी हम लोग समझे कि राष्ट्रवाद क्या है। अब हम लोग समझेंगे कि इसका कारण क्या था। यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ ना, उसका मुख्य कारण क्या था, क्यों वहाँ पे यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ, इसका कारण क्या था, ये हम लोग जान। तो राष्ट्रवाद का मुख्य कारण था राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब क्या होता है, उस समय जब ये राष्ट्रवाद हुआ था यूरोप में, उस समय राजा का शासन चलता था। राजा क्या होता था, तो राजा जो है ना सर्वे सर्वा होता था, मतलब सभी चीज़ों का खुद वो मालिक होता था, जितने भी नियम कानून था ना उसके अधीन होता था। वो कुछ भी चाहे गलती कर दे, किसी को भी सज़ा दे दे, वो भले ही वो जो सज़ा हो वो मतलब निर्दोष को सजा दे दे, लेकिन उसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोल सकता था। इस प्रकार का उसके पास जो है व्यवस्था होती थी। तो ये जो राजतंत्र था ना, राजतंत्र मतलब राजा का तंत्र, राजा वहाँ पे राज कर रहा था। और उस समय वहाँ का राजा जो था ना, लुई 16वां था। वहाँ का राजा कौन था वहाँ पे उस समय, लुई 16वां था। लुई जो है इसका नाम है, और ये 16वां का मतलब हो गया ना, ये 16वां नंबर पे ये वहाँ पे ये जो इसका वंशज था, उस वंशज का नाम था बुर्बो वंश। ठीक है, बुर्बो वंश जो था उसका ये 16वां वंशज था। बुर्बो वंश का ये 16वां वंशज था जो कि राज कर रहा था। और ये जो लुई 16वां था ना, बहुत ही ये क्या था, निरंकुश था। ये कैसा राजा था, लुई 16वां जो था निरंकुश राजा था, प्लस में ये तानाशाही शासन चला रहा था। कैसा शासन चला रहा था, तानाशाही शासन चला रहा था, जिसके चलते वहाँ की जनता इससे बहुत ही दुखी थी। ये क्या करता था ना कि ये एक सामंतवादी व्यवस्था ला दिया था। सामंतवादी व्यवस्था लागू कर दिया था। अब ये सामंतवादी व्यवस्था क्या होता है, तो देखिए सामंतवादी व्यवस्था का मतलब क्या हुआ ना कि ये क्या करता था कि जैसे किसी किसान के पास अगर 10 बीघा ज़मीन है या 20 बीघा ज़मीन है, तो ये क्या करता था कि वहाँ पे एक व्यक्ति को ये जो है ना सामंत बना देता था। और सामंत ये क्या करता था, इस किसान से जो 10 बीघा ज़मीन पे खेती करता था, अनाज उत्पन्न करता था, उस अनाज जितना भी खेती करता था, जितना अनाज उत्पन्न होता था, वो पूरा का पूरा ये जो सामंत होता था वो ले लेता था। अगर इसका मन करता था तो उसमें से कुछ इस किसान को दे देता था, नहीं तो बाकी कभी कभी वो भी नहीं देता था। तो यहाँ पे मतलब एक तरफ से देखा जाए ना, तो ये जो यहाँ की जो प्रजा थी एकदम इस लुई 16वां से एकदम मतलब कह सकते हैं कि एकदम दुखी हो चुकी थी। और ये सामंतवादी कहा जाए कि सामंतवादी व्यवस्था की अगर परिभाषा देखी जाए तो सामंतवादी व्यवस्था किसको कहते हैं, तो सामंतवादी व्यवस्था की परिभाषा ये निकलता है कि सामंतवादी व्यवस्था एक ऐसी शासन प्रणाली है। सामंतवादी व्यवस्था एक ऐसी शासन प्रणाली है, एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें किस जमींदारों और सामंतों को किसानों की तुलना में क्या किया जाता है, किसानों की तुलना में अधिक महत्व, अधिक वैल्यू दिया जाता है, अधिक मान सम्मान मिलता है, उसको समांत कहा जाता है। और ये क्या करते थे, किसान का ही ज़मीन था, किसान ही मेहनत करते थे, और जो अनाज उत्पन्न होता था उस पे पूरा अधिकार
किसका हो जाता था, सामंतवादियों का, सामंत का हो जाता था। और ये सामंत जो होते थे उस अनाज को कहाँ तक पहुँचाते थे, राजा के धन कोष तक उसके राजा के कोष तक पहुँचाते थे। इस तरह का ये व्यवस्था लागू कर दिया था लुई 16वां, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या कर दिया था ना कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को भी ये नष्ट कर दिया था। मतलब नष्ट कर दिया था माने किसी को शिक्षित रहने देना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति शिक्षित हो जाता है ना तो वो क्या कर लेता है, वो सोचने लगता है, वो अपने आज़ादी के बारे में सोचता है, वो अपनी परिस्थिति के बारे में सोचने लगता है। इसीलिए वो जो है ना शिक्षा को नष्ट कर देना चाहता था। तो क्या हुआ कि वहाँ के कुछ लोग जो थे, जैसे कि ये आप जो किसान वर्ग के ही, जो मध्यम वर्ग के जो लोग थे, उसमें कुछ बुद्धिजीवी लोग थे, वे लोग सामने आए और आ करके इन गरीब किसानों पर जिस पे अत्याचार ये कर रहा था उनको समझाना शुरू किए। ये समझाने लगे कि देखो ये जो ज़मीन है आपकी क्या है, पैतृक ज़मीन है। कैसी ज़मीन है, पैतृक ज़मीन है, यानी आपके पिता की ज़मीन है और इस पे आपका पूरा अधिकार है। और जब आपका ज़मीन है, आपका पूरा अधिकार है, तो आप ही मेहनत करके फसल को उत्पादन कर रहे हैं, तो इस पे आपका ही हक होना चाहिए। लेकिन ये राजा जो है क्या है, ये जो लुई 16वां है बहुत ही निरंकुश है, हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। और ये आवाज़ हम लोग अकेले मिल करके नहीं उठा सकते हैं, हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, तब जा करके हम इस राजा का बहिष्कार कर सकते हैं, इस राजा से हम लोग जो है छूट पा सकते हैं। तब क्या हुआ, ये सभी किसान वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग एकजुट हुए और इस राजा के प्रति, लुई 16वां के प्रति जो है अपना प्रचंड जो है गुस्सा दिखाए और इसको क्या कर दिए, अंत में इसको अंत में क्या किए, मार दिए। और साथ ही साथ इसकी पत्नी को भी मार दिए और मार करके वहाँ पे प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र की स्थापना कर दिए। तो यहाँ तक आपको 2 क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा कि राष्ट्रवाद क्या है। यहाँ तक आप समझने के बाद राष्ट्रवाद क्या है आप इजी तरीके से बता सकते हैं कि अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, निष्ठा की भावना, गर्व की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। और दूसरा का क्वेश्चन ये आपका क्लियर हो गया होगा कि 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। तो 1789 ईस्वी में क्रांति हुई थी राष्ट्रवाद, ये आपकी यूरोप के फ्रांस देश में। तो यही पूछा है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। तो मुख्य कारण वही था, वहाँ का जो राजतंत्र था, और लुई 16वां उस समय शासन कर रहा था और वो बहुत ही निरंकुश और तानाशाही शासन चला रहा था, जिसके चलते वहाँ की जनता क्षुब्ध हो गई थी उसके कामों से और उसके खिलाफ खड़ी हो गई और उसको मार दी। यही मुख्य कारण था 1789 के फ्रांस की क्रांति का, या फिर 1789 में जो राष्ट्रवाद वहाँ पे हुआ, यही जो लुई 16वां था मुख्य कारण था। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब समझते हैं। तो जब वहाँ की जो प्रजा थी, वहाँ की जो जनता थी, जब लुई 16वां और उसकी पत्नी को मार दी और मारने के बाद वहाँ पे क्या कायम कर दी, वहाँ पे अब प्रजातंत्र कायम हो गया। ठीक है, प्रजातंत्र यानी अब वहाँ पे राजा का शासन नहीं था, अब वहाँ पे प्रजा ही शासन कर रही थी। प्रजातंत्र कह सकते हैं या फिर लोकतंत्र अभी जैसे अभी हम लोग के समय में लोकतंत्र चल रहा है। लोकतंत्र का मतलब जो लोग चुनते हैं, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, ये सब जो अभी जो चल रहा है ये हम ही लोग चुनते हैं। और मुख्यमंत्री या फिर जो भी विधायक या मुखिया जो भी अगर अच्छा काम करता है तो 5 साल देखते हैं उसको, अच्छा काम करता है तो फिर से अगले बार जिताते हैं, नहीं तो फिर से उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो लोकतंत्र अभी के समय में लोकतंत्र चल रहा है। और उस समय भी वे लोग लुई 16वां और उसकी पत्नी को मार करके क्या कायम कर दिए थे, प्रजातंत्र कायम कर दिए थे। जब ये प्रजा वहाँ पे आई तो अब जो है चूँकि राजा जो था वो खुद का नियम, अपना कानून चलाता था, ये जो प्रजा आई तो कुछ नियम लेकर के आई। ये जो प्रजा थे अपना नियम कुछ बनाए कि किस तरह से अब जो है इस तंत्र को चलाना है, प्रजातंत्र को, ये जो प्रजा थी किस तरह से इस शासन को चलाना है। तो उसके लिए कुछ जो है यहाँ पे वो नियम जो है लेकर के आई, कानून लेकर के आए। ठीक है, और ये जो कानून जो था ना किस तरह का था, तो देखो 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के बाद किए गए मुख्य काम, जो ये प्रजा
जब उसको मारने के बाद जब आई तो 1789 ईस्वी में जब उसको मार दिया गया प्रजा के द्वारा, तो ये कुछ बदलाव किए। कौन कौन सा वो बदलाव किए हैं, तो देखिए ये क्या किए कि एक अपना संविधान बनाए, ठीक है, एक नया संविधान बनाया गया। तो कब बनाया गया नया संविधान, तो 1791 ईस्वी में। और इस संविधान के अनुसार क्या किया गया, सभी को समान अधिकार दिया गया, गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको क्या कर दिया गया, समान अधिकार दे दिया गया। क्योंकि उस समय जो कोई राजा था ही नहीं, प्रजा ही थी, तो ये सभी को समान अधिकार दे दिया गया। उसके बाद जो लुई 16वां जो समानती व्यवस्था लागू किया था, वो जमीन वाला, ये क्या किया गया, समानती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद फ्रेंच को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया गया। फ्रांस की घटना है, तो वहाँ की जो भाषा थी फ्रेंच, उसी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया गया। और अपना क्या किया गया, अपना एक अलग राष्ट्रगान बनाया गया। तो ये कुछ मुख्य कार्य थे जो 1789 के जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसके बाद यानी लुई 16वां के हटने के बाद या फिर उसको मार देने के बाद वहाँ की प्रजा जो थी इस तरह की व्यवस्था लेकर के मुख्य व्यवस्था लाई थी। अब क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि 1789 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी फ्रांस में, उसके बाद कुछ मुख्य काम किए गए, वो कौन कौन से काम है बताएं। तो ये हम बता सकते हैं कि नया संविधान लाया गया जनता के द्वारा, और उसके बाद सभी लोगों को समान अधिकार दिया गया, समानती व्यवस्था को हटाया गया, फ्रेंच को राष्ट्रभाषा और अपना एक राष्ट्रगान बनाया गया। तो ये सभी घटनाएं जो है फ्रांस में घट रही थी। तभी तक फ्रांस का ही एक सेनापति था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। यह जो है इन तमाम सारी घटनाओं से अवगत था, लेकिन ये मन ही मन वहाँ का सम्राट यानी राजा बनने का जो है सपना देख रहा था। ये नेपोलियन बोनापार्ट जो है ना, इसका जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को फ्रांस में ही हुआ था। और वहाँ का की जो सेना थी, फ्रांस की जो सेना थी, उसका एक ये योग्य सेनापति था। ये मतलब एक ऐसा सेनापति था ना, मतलब सेनापति उसको कहते हैं जो सेना के ऊपर जो उसको ऑर्डर देता है सेना को, उसको सेनापति कहा जाता है। तो ये फिर से एक बार फ्रांस में राजतंत्र कायम कर दिया ये, ठीक है। 18 मई 1804 ईस्वी को सम्राट बन गया और वहाँ पे फिर से एक बार राजतंत्र कायम हो गई। अब ये जब आया तो ये जो वहाँ की जो प्रजा थी अपना जो कानून बनाई थी, उन सभी को हटा करके एक अपना कानून बनाया जिसे नेपोलियन संहिता कहा जाता है। तो आपसे यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव भी बनता है, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। 1769 ईस्वी में फ्रांस में। उसके बाद ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि नेपोलियन कौन था, तो कह सकते हैं कि वह जो है फ्रांस में जन्म लिया था और एक योग्य सेनापति था। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये भी पूछ सकता है कि नेपोलियन जो था फ्रांस का राजा यानी कि सम्राट कब बना, तो 18 मई 1804 ईस्वी को। और यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नेपोलियन ने जो अपना कानून बनाया था उसे क्या कहा जाता है, तो नेपोलियन संहिता कहा जाता है। अगर आपको ये जितने भी चीज़ टॉपिक हम पढ़ाए हैं, जो भी चीज़ समझाएं, अगर समझ में आता हो तो कमेंट में बताइएगा, ताकि हम इसी तरह का प्रयास करें अच्छे से समझाने का और आगे हर एक चैप्टर का वीडियो ले करके आएँ।